हरे कृष्णा, कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस भैया के थोड़ा-सा माफ़ भी कर दोगे क्योंकि जो है ये भैया आपको धोखा दिया। धोखा क्या दिया कि आपका 1 महीने से कोई भी क्लास 1 डेढ़ महीने से नहीं लिया और आप लोग का भरोसा तोड़ा है। दुःख तो हमें भी है, सारे बच्चे इधर-उधर हो गए, लेकिन उम्मीद है फिर से आप सारे बच्चे मेरे पास आ जाएँगे, फिर से आप जो है पढ़ाई करेंगे हमसे। और देखो, देखो अब आप पूछोगे क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। अब आप पूछोगे कि भैया ये डेढ़ 2 महीना आप कहाँ थे? क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? तो आप सबके बता दूँ कि ये जो भैया को आप देख रहे हो ना, ये भैया 2 महीना पिछले बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुज़रा था। मतलब लाइफ़ में अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं और अभी आपका भैया थोड़ा-सा देखोगे ठीक हो गया। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गया था और हमको ऐसा लग रहा था कि मेरा अंतिम समय आ गया और भगवान जी ने हमें अब बुला लिया है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा दुःख में थे। आप लोग को पता होगा कि मेरे गला में जो वो हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, फिर उसमें इन्फेक्शन पकड़ लिया था, फिर जो है अदर-अदर बीमारियाँ बहुत सारे हो गए। उसके बाद तो जो बुरा दौर शुरू हुआ तो मतलब कह ही नहीं सकते क्या-क्या हुआ था। लाखों रुपया खर्चा किए तब जाके फिर सब ठीक हुआ है। अभी अब हम थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रहे हैं। ऐसे अभी हम डॉक्टर बोला है पूरी तरह से ठीक होने में 7 से 8 महीना लगेगा, लेकिन मैं 7 से 8 महीना रुकने वाला नहीं हूँ। अपने आप को मैं 2 महीना में ठीक करा, कवर करा और अभी अब मैं बहुत अच्छा हूँ, अब आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, इस लायक हूँ। तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि भैया के प्रॉब्लम को समझेंगे और जो है अब रोज़ पढ़ने आएँगे। उम्मीद करेंगे आपका क्लास डेली आए, समय पर पूरा सिलेबस भी ख़त्म करेंगे। आप लोग जो है समझ गए ना? जहाँ भी जो भी चले गए थे याद नहीं था, तो आप याद रखना सुशिव क्लासेस रोज़ डेली 8 बजे आपका क्लास आएगा, जहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस कोई भी चीज़ का चैप्टर वाइज़ आपका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। आपको चाहिए तो वो सब मिलेगा और बाकी रहा मैथ और साइंस अब आज से डेली पढ़ाएँगे और बहुत जल्द जो है सब कुछ खत्म कर देंगे। संस्कृत सबका व्याकरण भी पढ़ाएँगे, हिंदी का भी व्याकरण पढ़ाएँगे। उम्मीद करेंगे कि आपका क्लास डेली आ जाए, बस क्लास तभी रुकेगा यदि मेरा फिर से तबीयत खराब हो जाता है तो, वरना और कोई दूसरा ये नहीं है कि हम आपका क्लास रोकेंगे। ठीक है, अब आगे इतना सारा अपने बातें रख दिया, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार भाई हो तो चलो और बहन भी हो समझदार, तो चलो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमने कहाँ तक पढ़ाई रोक दिया था? फिजिक्स पढ़ा रहा था साइंस में और फिजिक्स में जो है हमने 3 क्लास लिया हुआ था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आज लेक्चर 4 पढ़ा रहे, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ आप एक बार फिर से बोल दें, जिनको-जिनको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आप सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर डलवा देंगे, आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिल रहा, नहीं डाउनलोड हो रहा, आप इस नंबर पर मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, रोज़ क्लास का आपको जो है लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का और उसके बाद हाँ, नोट्स वगैरह भी ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है? तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सब भी चलाते हैं तो इसका भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको बता दें कि अब तक हमने पढ़ा क्या था, तो हमने जो है प्रकाश के बारे में पहला पढ़ा था, लाइट चैप्टर जो पढ़ा था, ठीक है? प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा था? प्रकाश के कुछ क्वेश्चंस थे। अब वो कौन से क्वेश्चंस थे? ये आप देख सकते हो 16 क्वेश्चंस थे। अभी पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये 16 क्वेश्चंस हमने प्रकाश लाइट के बारे में पहला दिन पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, दूसरा दिन क्या पढ़ा था? दूसरा तीसरा दिन दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण देख सकते हो, ये सब क्वेश्चंस हमने पढ़ रखा है। कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्पण के फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। उम्मीद है आप लोग जाके देखोगे, पढ़ रखे। यहाँ तक लेक्चर 3 में वीडियो है। अब आगे कहाँ से पढ़ाई करेंगे? ये सब छूट गया था। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का दूसरा नाम जो अपसारी दर्पण है, क्यों पढ़ा, क्यों कहते हैं,
बहुत अच्छा से समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग बताएं, उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं, बिना छुए उत्तल अवतल समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में पूरा साइंस फिजिक्स का जो है आज खत्म करेंगे। तो आप लोग बने रहना बाबू, बहुत मजा आएगा। और जो है कि हाय थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक काम कर दो इस भैया का, और वो काम ये है कि आप जो है अपने सारे दोस्त को फिर से बता दो, सूरज भैया इज बैक, सूरज भैया इज बैक। सुशिव क्लासेस फिर से चलना शुरू हो गया है ऑनलाइन। एक बार आप सारे दोस्त को जो है बता देना, ठीक है जी? ठीक है, चलो बता देंगे। उम्मीद है आप लोग हंसते रहते हो, बहुत अच्छा लगता है, अब पढ़ाई कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? टाइम लॉस नहीं करेंगे, यहीं पर सीधा समझा देते, 2 बार नहीं पढ़ा सकते तो डायरेक्ट यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आप लोग भी बोलोगे भैया बताओ जरा क्यों कहते हैं, ये दो नाम क्यों पड़ जाता है? उत्तल दर्पण तो ठीक था, अपसारी दर्पण क्यों हो गया? तो सबसे पहले उत्तल दर्पण आप लोग बना लो। उत्तल दर्पण आप लोग को हमने बताया था कैसे होता है भैया, ऐसे होता है। अब इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ रहता है, ठीक है बोलोगे भैया, ठीक है, ये रंगा रहता है। इसका नाम M, इसका नाम N दे दो, और इसका जो है एक मुख अक्ष खींच दो। बोलोगे भैया ये सब तो आप सिखाए थे, यहाँ पर होता है ध्रुव, बोलोगे यस भैया, यस। अच्छा, इधर होता है फोकस, इधर होता है वक्रता केंद्र, ठीक है, बोलोगे हाँ ये सब तो होता है भैया, ये सब तो होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण पड़ा क्यों नाम, ये जरा जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अब देखो, जैसे ही यहाँ पर मान लो एक टॉर्च जलाओगे, जैसे ही प्रकाश डालोगे ना, किरण आया और टकरा करके ये फोकस पे नहीं जाता, बल्कि ये इधर चला जाता अलग अलग बिंदु पर, और इसका थोड़ा थोड़ा अंश जो है फोकस पे जाता, ठीक है। ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण को यहाँ से यहाँ फोकस पे टकराया, टकरा के अलग हो गया। मान लो यहाँ से एक टॉर्च जलाए, ऐसे प्रकाश गया, तो टकरा करके इसको फोकस से होकर जाना चाहिए, नहीं, फोकस होकर नहीं जाएगा, ये बाबू इधर घूम जाएगा, और इसका थोड़ा थोड़ा जो है अंश, थोड़ा थोड़ा अंश इधर से जाए। अब क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमने लिखा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अलग अलग बिंदु पर अपसरित होता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कितना अच्छा समझ गए क्या भैया? प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद सब एक ही पर फोकस पर नहीं टकराता, बल्कि ये टकरा के इधर चला गया, ये टकरा के इधर चला गया, और मान लो और डाल दे, यहाँ पे डालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, मान लो यहाँ पे डालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, जितना भी प्रकाश की किरण पड़ रहा, टकरा के सब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। लेकिन अवतल दर्पण में उल्टा होता है, जितना भी मतलब प्रकाश डालोगे वो सब फोकस होकर जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, जितना डालोगे टकरा करके इधर उधर छिटक जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पीछे वाला भाग ना रंगा हुआ रहता है, इसीलिए होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, फिगर ऐसे ही बना लेना। क्या बोलेगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आपने बोलना उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद ये वाला पॉइंट अलग अलग बिंदु पर अपसरित होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब बोलेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अलग अलग नहीं होगा, अभी अगला देखेंगे, एक ही बिंदु पर अभिसरित होता है, इसीलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। वो ये परिभाषा हो जाएगा। अब ये तो उम्मीद है समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, डायरेक्ट अभी लिखो, कॉपी पेन निकालो और लिख लो। साइंस एक बार मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा फेयर कॉपी ना, इस भैया का बात मानो, आप जहाँ भी साइंस क्लास पढ़े हो एक कॉपी उनका बना लो,
एक कॉपी मेरा बना लो, फेयर कॉपी, ठीक है। एक कॉपी जाओ खरीद के लाओ 50-60 वाला, और जाके हमने जितना क्वेश्चन लिखा रखा है वो सब क्वेश्चंस एक फेयर कॉपी बना लो। इस भैया से पढ़ो लगातार। अभी थोड़ा सा जानते हैं, क्लास नहीं लिए तो आपको भरोसा मेरे ऊपर नहीं हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करो मैं सारा क्लास खत्म करेंगे। आप जितना भी ऑफलाइन या जहाँ भी पढ़ रहे हो उनसे उनका भी वीडियो देखो और मेरा भी मिलाओ। ये क्वेश्चन जैसे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, वहाँ पर लिखाया है, और हम जो लिखाए हम जैसे समझाए वैसा ही समझाया, अच्छा लगा तो और रिवीजन हो गया और बढ़िया बात है। यदि उनसे ज़्यादा मेरा हल्का लगा तो ठीक है, यदि उनसे ज़्यादा भारी लगा तो फिर उनका पढ़ लेना। फिर और क्या बोलेंगे आगे शुरू करते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? पढ़ लो भैया। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर, अभी बताए थे ना, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बोलोगे भैया फिगर बना के बता दो कैसे होता है, तो लो भैया फिगर बना देते हैं। अवतल दर्पण आप बोलोगे ऐसे होता है। अवतल दर्पण आपने बनाया? हाँ भैया बना लिए, इसका नाम दे दिए MN। पीछे रंग दो, इसका रंग दिए, ठीक है रंग दिए। अब बोलोगे भैया फटाक से इसमें मुख अक्ष खींच देते हैं। हाँ भैया खींच दो, मुख अक्ष खींच दिए। बोलोगे भैया यहाँ पे ध्रुव डाल दें क्या? हाँ हाँ ध्रुव डाल देते हैं। बोलोगे यहाँ पे फोकस डाल दे क्या? हाँ हाँ डाल दीजिए ना। बोलोगे यहाँ पे वक्रता केंद्र डाल दे क्या? हाँ भैया डाल दो ना, क्या जाता है, डाल दो। अब देखो, अब जो है ना इसको क्यों कहते हैं। अब एक काम करो, इसमें और उसमें क्या अंतर था। यहाँ पर टॉर्च जलाओ, जैसे ही प्रकाश डालेगा प्रकाश की किरण टकराएगा, आप बोलो किधर से जाएगा, किधर से जाएगा। बोलोगे भैया आप ही तो बोले थे ना फोकस से होकर जाता है, हमेशा फोकस से होकर जाता है। हाँ भैया ये तो टकरा के फोकस से होकर चला गया। मान लो एक यहाँ टॉर्च जलाएंगे, टकराया, अब बोलो किधर से जाएगा। बोलोगे भैया कहीं भी डालेंगे ये टकरा के फिर से फोकस होकर चला जाएगा। वेरी गुड। अब मान लो अच्छा नीचे से टॉर्च जला दो, यहाँ पे नीचे से जलाए, टकरा के किधर जाएगा। बोलोगे भैया ये भी इधर ही घूमेगा, फोकस होकर जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो मुन्ना, मेरे मुन्नी, मेरे भाई मेरी बहन, कहाँ क्या देख रहे हो आप? देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी प्रकाश डाल रहे टकरा के हमेशा फोकस होकर जा रही है, एक ही बिंदु पर मिल रहा। ये यहाँ से टकराया यहाँ पे आके मिला, ये यहाँ से टकराया यहाँ पे मिला, ये यहाँ से टकराया फिर भी यहाँ के मिला, सब एक ही बिंदु पर। जबकि उत्तल दर्पण में उल्टा हो रहा था, टकरा के भाग रहा था। उत्तल दर्पण में ऐसा था ना, तो जैसे यहाँ पे था फोकस था, तो इसमें क्या हो रहा था, टकराया इधर चला गया, टकराया इधर चला गया, टकराया इधर चला गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब जो है एक ही बिंदु पर मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस फिगर को बनाना नहीं भूलना मेरे भाई, फिगर को बनाना तो भूलना ही नहीं, ठीक है। फिगर बना लो, साफ सुथरा लिख दिए हैं, बहुत मजा आ जाएगा। चलो जय हिंद, आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग इस प्रकार है। पहला हजामती दर्पण के रूप में। हजामती क्या होता है, दाढ़ी बनाना। हजामत, हजामत दाढ़ी बनाना, मतलब जितने भी लोग बाल दाढ़ी कटाते हैं बनाते हैं सलून में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद सोलर कुकर, अपना जो सोलर वाला कुकर है उसमें सोलर बैटरी आदि में परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। तीसरा मोटरसाइकिल के हेडलाइट के रूप में करते हैं। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगाते हैं। आंख, कान, नाक, मुंह और अंतः भाग को देखने के रूप में। ये चार आपको लिखा दिए, आप लिख लेना, 2 बार पढ़ लेना, याद कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और 2 लोगों को भेज भी देना जी। नमस्कार इस काम के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताए। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताए। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग इस प्रकार है। मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में। मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है, मोटरसाइकिल में 2 तरह का लगा रहता है। आप आईना देखेंगे, दर्पण जो है मिरर 2 को लगा रहता है, एक उत्तल दर्पण का लगा रहता है, एक अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण से तो शकल देखते हैं और उत्तल दर्पण इसलिए लगा रहता है
ताकि उत्तल दर्पण बाहर में पीछे से जितना भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आए उसको छोटा करके साफ साफ दिखाई दे। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का भी उपयोग करते हैं मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में। अगला, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। क्या बिल्ली, क्या हालचाल है, क्या कर रही है? हेलो, देखोगे क्या? कौन आया? मेरा दोस्त नहीं, मेरी चलो छोड़ दो। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताइए, आप लिख लेना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बिना छुए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? बिना छुए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? बिना छुए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से एक एक वस्तु रखेंगे। अब भैया ठीक है, क्वेश्चन है, आपको 3 दर्पण दे दिए, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। अब बोलेंगे कि बिना छुए आपको जो है ना बताना है कि जो है कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है। तो एक बात आप लोग को पता होगा कि जो है अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल में जो है ना प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, याद होगा। उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण कोई भी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। कैसा करके दिखाता? छोटा। और तीसरा याद होगा, समतल दर्पण कैसा बनाता है? समतल दर्पण आप बोलोगे बराबर बनाता है। कैसा बनाता है? बराबर। अच्छा, आपको पता है उत्तल अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब, समतल में बराबर बनेगा। ठीक है भैया, आपको पता है। हम आपको 3 दर्पण दिए और बोलेंगे भैया बिना छुए बताओ, तो आप सिंपल से ना एक वस्तु को सामने रखना। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को आईना के सामने रखेंगे, ये मोबाइल जितना बड़ा है उससे और बड़ा बन गया तो हम बोल देंगे कि भैया अवतल दर्पण है। मोबाइल फिर दूसरे आईना के सामने रखेंगे और मोबाइल जितना बड़ा इससे भी छोटा करके दिखाई दिया तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। और मोबाइल फिर तीसरे दर्पण के सामने रखेंगे, जितना बड़ा मोबाइल है उतने बराबर का दिखाई दिया तो समझ जाएंगे समतल दर्पण। कितना आसान है ना ये क्वेश्चन कि कैसा बिना छुए कैसे पहचानेंगे। तो वही यहाँ पर लिखे, यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई दे तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई दे तो समझ जाएंगे अवतल दर्पण है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दिखाई दे तो समझ जाएंगे समतल दर्पण है। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? क्यों लगाते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाते हैं? तो देखो, मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और साफ बनाता है, छोटा और साफ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड लिख लेना बढ़िया से, साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब देखो क्या करता है उत्तल दर्पण, जैसे कोई भी बड़ा ट्रक आ रहा है तो ट्रक को क्या करेगा? छोटा कर देगा। और जो है जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं तो हम ना बाइक में देखते हैं शीशा में कि पीछे ट्रक आ रहा, तो वो क्या करता है ट्रक को छोटा करके और साफ साफ दिखा देता है कितना गाड़ी है, कहाँ पे है, कितना दूर में है। तो इससे क्या होता है हम साइड ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब वहीं अवतल दर्पण लगा देंगे ना तो आपको पता है ट्रक जितना बड़ा उससे भी बड़ा बना देगा फिगर, तो वो और बड़ा बना देगा तो हमको सही से दिखेगा नहीं, तो अवतल दर्पण का इसीलिए उपयोग नहीं करता। इसीलिए किसका उपयोग करता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोग जब कोई भी गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता, जितने भी पीछे गाड़ी है सबको छोटा करके दिखाई देता, हॉर्न मारता, हम लोग साइड हो जाते, आगे बढ़ जाते, इससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। समझ में आ गया होगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब नया टॉपिक शुरू हो गया, दर्पण खत्म हो गया, प्रतिबिंब पे के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, जैसे किसी का छाया बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु का परछाई हमें दिखाई देती है, उसे छाया कहा जाता है।
आप क्या करोगे, जैसे हम ही लोग का देखना छाया बनता है, हम लोग अपारदर्शी वस्तु, हम लोग से आर पार किरण नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, अब इससे सूर्य का रोशनी या चांद का रोशनी जिसका बोल लो पड़ा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक छाया बन रहा है। तो इसी को प्रतिबिंब कहते हैं, इसी को छाया कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद अपारदर्शी वस्तु की परछाई हमें दिखाई देती है, जिसे छाया कहा जाता है। ये आप फिगर देख लो, ठीक है। क्या हालचाल है, ये सबको पढ़ाओगे? हाँ देखो, पढ़ाओगे ये सबको? बिल्ली नोच नोच लिए, नोच ली। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब कितने प्रकार के, ये जो छाया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आप लोग याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब होता है सीधा छाया, सीधा छाया यानी सीधा छाया बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा छाया बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब आपको बोलेगा काल्पनिक प्रतिबिंब तो दिमाग में याद करना सीधा छाया जो बन रहा है एकदम सीधा बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बोलेगा तो ध्यान रखना कि इसका छाया जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन अब यहाँ पर ऐसे दे देगा, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या बोलोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो सीधा प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमा हॉल में देखे होंगे पर्दा पर जो आता है वो कौन सा प्रतिबिंब रहता है? वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, ताकि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये अंतर है, इसका स्क्रीनशॉट लो या क्वेश्चन वीडियो रोक के लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनावट के लिए कौन कौन से आरेख खींचे जाते हैं? ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI है, इसको समझ लीजिए तभी आप फिगर वगैरह कुछ भी बना पाएंगे, फिगर वगैरह कुछ भी बना पाएंगे प्रतिबिंब का। ये तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। पहला, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनावट के लिए कौन कौन से आरेख खींचे जाते हैं? आंसर बोलोगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनावट के लिए 3 आरेख खींचे जाते हैं। ये 3 आरेख क्या होता है, एक एक करके यहाँ पर 3 आरेख हमने लिखा है, लेकिन ये 3 आरेख का फिगर के साथ आगे समझाए हैं, तो इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, टाइम बेकार होगा, समझ नहीं आएगा। सीधा जैसे ये 3 है ना, 1 2 3, ये तीनों को एक एक करके यहाँ पर समझाएं। पहला वाला यहाँ पे लिखते हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर जाती है। ये ध्यान रखना बाबू, ये वाला जो है प्रकाश का दर्पण का नियम याद रखना। जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण में जैसे टकराएगा, टकराने के बाद वो हमेशा फोकस होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। ये पहला नियम याद रखना, पहला नियम याद रखना। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब जैसे ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई भी किरण टकराएगा, टकराने के बाद हमेशा किधर से जाता है? फोकस होकर जाता है। ये पहला नियम ध्यान कान खोल के घुसा लो कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो टकराने के बाद फोकस होकर ही जाएगा। ये पहला नियम, ये लिख लो और बना लो, ठीक है जी। अगला नियम, दूसरा नियम जो याद रखोगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। अब मान लो हमने क्या करा, टॉर्च लिया और वक्रता केंद्र से मार दिया। जब वक्रता केंद्र से टकरा के मारोगे ना
तो वापस इसी रास्ते से लौट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जब यहाँ से कोई भी किरण टकराएगा, टकरा के फिर वो उसी रास्ते में लौटेगा। जब दर्पण के बीचों बीच जगह पे वक्रता केंद्र पर टॉर्च मारोगे ना ऐसे, तो वापस आंख पे आएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। तो क्या बोले, जब वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराकर वापस उसी रास्ते में चली जाती है। ये दूसरा नियम बाबू याद रखना है। अगला क्वेश्चन तीसरा, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप बोलोगे भैया एक काम करो, हम जो है इधर से भी टॉर्च नहीं मारेंगे, वक्रता केंद्र से भी नहीं मारेंगे। यदि हम टॉर्च को फोकस पे मार दिए इधर से, तो वो किधर जाएगा, वो जो ना भैया मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा ऐसे। समझे? हाँ समझे। फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए? हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, समझेंगे ना भाई। अब जो है प्रतिबिंब बनाते हैं, मजा आ जाएगा। क्या, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या करें, छोड़ दे क्या? छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ाए। थोड़ा सा इतना सा क्लास पहले डाल देते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? क्लास ले लें पूरा। एनर्जी की कमी है, हाय थोड़ा थक सके है, इसीलिए लग रहा क्लास रोक दे। चलो रोक देते।